नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। आर्यन खान ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल की मौत, वानखेड़े पर लगाया था रिश्वत मांगने का आरोप। पठानकोट हमले पर पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार ने हमले के दौरान सेना भेजने पर मांगे थे 7.5 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के कई इलाकों से खत्म किया अफवाह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया क्रांतिकारी फैसला। 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए नेपाली प्रधानमंत्री देउबा, पीएम मोदी के साथ मिलकर नेपाल में लॉन्च किया रूपे कार्ड। राजनीतिक संकट में फंसे इमरान खान ने सेना से मांगी मदद, 3 अप्रैल को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। पहली बड़ी खबर कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले की सामने आई है, जहां क्रूज मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए प्रभाकर सेल की मौत हो गई। उनके वकील के अनुसार कल चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आर्यन खान ड्रग्स मामले में प्रभाकर को अहम गवाह के तौर पर देखा जा रहा था। प्रभाकर सेल ने हलफनामे में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी आरोप लगाए थे, जिसके तहत प्रभाकर ने आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने की बात सुनने का खुलासा करके बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया था। मनीष जी, अब जिस तरह से प्रभाकर सेल, जिनको मुख्य गवाह के तौर पर देखा जा रहा था, मौत हो गई है उनकी, तो क्या बदलाव इस केस में देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि अचानक से 35 साल के हट्टे कट्टे इंसान की दिल के दौरे से मौत हो जाती है, और ये केस जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। अब ध्यान रखिए, कल खबर आई कि एनसीबी ने 60 और दिन वो मोहलत मांगे कि अपना वो चार्जशीट दायर कर दे। दूसरी तरफ प्रभाकर सेल की मौत हो जाती है अगले दिन। प्रभाकर सेल कौन है? ये वही शख्स है जिसने ये आरोप लगाया था कि आर्यन खान को पकड़ने के बाद 25 करोड़ रुपए की डीलिंग की बातचीत हो रही थी। ऐसा उसने फोन पे किसी को बातचीत करते हुए सुना, और इससे पहले नवाब मलिक ये थ्योरी दे रहे थे कि हमें 1 महीने पहले से मालूम है कि आर्यन खान को पकड़ा जाएगा, शाहरुख खान से वसूली की जाएगी। एनसीबी यहाँ पे कोई ड्रग्स के खिलाफ कोई मुहिम नहीं छेड़े हुई है, बल्कि ये एक उगाही का धंधा है, और उगाही का धंधा बताने का काम सबसे पहले नवाब मलिक ने किया। और इस गवाह ने, जो इस केस का पंच है, जो चश्मदीद गवाह है, जिसकी सेल्फी हर जगह सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, उसकी अचानक से मौत हो जाती है। सवाल ये है कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे? सवाल ये है कि इससे पिछले 1 सप्ताह के अंदर किन किन लोगों ने बातचीत की, ये किन किन लोगों से मिला, और इस केस जो बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पे था, उससे पहले मीडिया में एक खबर बनाई जाती है कि एनसीबी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दिया गया है। इमीडिएटली एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। मतलब कोई बड़े बड़े लोग इस केस के पीछे लगे हुए हैं, और अचानक से इसका मुख्य गवाह की मौत हो जाना, और एनसीबी को इस बात के पुख्ते सबूत मिल जाना कि ये शख्स झूठ बोल रहा था, तो किसके कहने पे झूठ बोल रहा था, इसका पर्दाफाश हो गया होता। अब जब इसकी मौत हो गई है, तो पर्दे के पीछे कौन कौन से लोग अपनी भूमिका निभा रहे थे, उनका पता
नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल, प्रभाकर सैल जिसे आर्यन खान के केस में मुख्य गवाह के तौर पर देखा जा रहा था, अचानक से मौत के बाद अब इस मामले में कई और सवाल भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब खुले तौर पर आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार पर ताजा हमला करते हुए भगवंत मान ने यह दावा किया है कि पंजाब को 2016 में पठानकोट हमले के दौरान मोदी सरकार ने सेना भेजने के लिए 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा था। राज्य विधानसभा में बोलते हुए सीएम मान ने कहा कि पठानकोट हमले के दौरान सेना आई थी, बाद में मुझे एक पत्र मिला कि पंजाब को 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए क्योंकि सेना भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि साधु सिंह और मैं राजनाथ सिंह के पास गए, उनसे कहा कि मेरे सांसद निधि से कटौती कर लें, लेकिन पंजाब को लिखित में दे कि वे देश का हिस्सा नहीं है और किराए पर भारत से सेना ली है। मनीष जी, बहुत बड़ा बयान भगवंत मान ने यहाँ दिया है, क्या मतलब है इस बयान का? क्या सच में अब आम आदमी पार्टी खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करने पर आ गई है? देखिए, पता नहीं क्या इन्होंने पिया था कल रात जो इस तरह का बयान दे दिया। इनका दिमाग जो है सही रास्ते पे नहीं चल रहा। पठानकोट का हादसा 2016 जनवरी में हुआ। उस वक्त रक्षा मंत्री कौन थे? उस वक्त रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब थे। अब ये चिट्ठी लिख रहा है, किसको लिख रहा है? गृह मंत्री को। सेना से जुड़ा हुआ मसला, और ये एक सांसद होते हुए इसको इतनी भी अक्ल नहीं थी कि इसको राजनाथ सिंह के पास चिट्ठी लिख रहा था। ये मतलब कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और मान जैसे लोग इस देश की राजनीति के लिए खतरनाक तो है ही, लेकिन इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा पाकिस्तानियों वाला एजेंडा है, आईएसआई वाला एजेंडा है, खालिस्तानियों वाला एजेंडा है, चाइनीज एजेंडा है, और ये वही काम करते हैं जो अर्बन नक्सल्स करते हैं। अब हिंदुस्तान में कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है तो उसका खर्च उस राज्य से ही लिया जाता है। ये नॉर्म है, ये कानून है। अब पता नहीं कहां कहां से ये चिरागों को ढूंढता है केजरीवाल कि एक से एक नमूने को मुख्यमंत्री बना देता है जिसको ये फर्क पता नहीं चल पा रहा। अब सीआरपीएफ डिप्लॉय हुई और जैसे कि नियम कानून है, हर राज्य को चिट्ठी लिखा गया। भाई तुमसे क्या मतलब? तुम मुख्यमंत्री थे उस समय, क्या तुम मुख्यमंत्री थे? क्या थी तुम्हारे पास? आप चले गए राजनीति करने के लिए। हकीकत क्या है इस केस में? इस केस में उस समय बादल साहब की सरकार थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और ये पैसा सरकार ने वेव ऑफ कर दिया था, गृह मंत्रालय ने। क्यों? क्योंकि ये जो बात कह रहा है कि भाई सेना वहां डिप्लॉय हुई नहीं, सीआरपीएफ डिप्लॉय हुई, और इसलिए ये राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय के पास चिट्ठी लिख रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री बनते हुए पता नहीं किस नशे में ये आदमी था कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये झूठ पे झूठ बोलता गया और कोई व्यक्ति इसे रोका नहीं। जी, पंजाब चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी बौखला तो गई ही है, साथ ही भगवंत मान का ये स्टेटमेंट अब पार्टी की घटिया राजनीति को भी दर्शा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सुरक्षा स्थिति में सुधार किए जाने के साथ ही चीन तथा म्यांमार के साथ लगे बॉर्डर्स पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना के तहत कई इलाकों से विवादित अफ्स्पा कानून को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च को एक क्षेत्र के कई हिस्सों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटा दिया। ये विवादास्पद कानून सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार प्रदान करता था। मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफ्स्पा को हटाए जाना एक क्रांतिकारी फैसला बताया है। इसके साथ ही कानून को हटाए जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट देश के मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुका है। मनीष जी, क्या मायने हैं इस कानून को हटाए जाने के बाद? देखिए, ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये जो लागू था नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर एक कलंक था। कलंक इसलिए क्योंकि इन राज्यों में वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे जो भारत से अलग होना चाहते थे। वो भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी जब से नॉर्थ ईस्ट में अपने कदम को फैलाना इसने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन अपने आप होता चला गया। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब से आई है,
तमाम इस तरह के विवाद बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें कि इसके हटने से अब जो स्थानीय जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, वहाँ के जो हिंदुस्तानी आवाम है, उनके पास वही अधिकार हैं, वैसे ही सारी चीज़ें हैं जैसा देश के बाकी हिस्सों में है। ये बहुत पहले से ड्यू था। पहले की सरकारें वो बहुत ही संकुचित होकर के इस पूरे मसले को डील किया करती थी, इसलिए इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला। नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत से अपने आप को जोड़ के नहीं देख पाते थे, लेकिन अब समय बदला है। वहाँ पे के लोग भारतीय होने पे गर्व भी कर रहे हैं और भारत के साथ इंटीग्रेट भी हो रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के ड्रैकोनियन कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी और एक वाकई क्रांतिकारी फैसला तो है ही। ये एक ऐतिहासिक दिन है कि जब आप इतने बड़े पॉपुलेशन को एक फ्रीडम आप दे रहे हो, वहाँ पे जो सेना का काम बॉर्डर को सुरक्षित रखने का काम है, बस उसी काम में आप उनका इस्तेमाल करोगे। बाकी गवर्नेंस का जितना मसला होगा वो स्थानीय लोग अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए अब सक्षम हो गए हैं। बहुत बड़ा दिन और बहुत अच्छा फैसला। जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत के बाद केंद्र का ये फैसला शांति स्थापित करने की ओर पार्टी का एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान देउबा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा भी की। देउबा से मुलाकात के बीच पीएम मोदी ने नेपाल और भारत के रिश्तों की भी तारीफ की। साथ ही पीएम मोदी ने देउबा के साथ मिलकर नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक साथ बिहार में जयनगर और कुर्ता के बीच सीमा पार रेल नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। मनीष जी, क्या मायने हैं इन दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के? देखिए, हिंदुस्तान और नेपाल के बीच रिश्ते में आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। कहाँ से हम इस जगह तक पहुँचे हैं इसे भी समझना ज़रूरी है। 1 साल पहले तक नेपाल के अंदर हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं था। वहाँ पूरी तरीके से चीन सरकार को चला रही थी। वहाँ जो लेडी एम्बेसडर थी, चाइनीज एम्बेसडर, वो प्रधानमंत्री को आदेश दिया करती थी कि कैसे क्या काम करना है। कई सारी कहानियां होती थी और हिंदुस्तान को लेकर के, बॉर्डर्स को लेकर के, हर चीज़ पे लेकर के हिंदुस्तान के साथ रिश्ते जो है बड़े ही खराब हो गए थे। नेपाल ने अपना अलग, हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों के साथ अलग मैप जारी कर दिया था चीन के कहने के ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का ये असर देखिए, धीरे धीरे जिसको कह सकते कि टेबल जो है उसको टर्न कर दिया गया है। आज नेपाल का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहा है, अलग अलग जगहों में घूम रहा है और हम डिजिटली, रुपए कार्ड क्या है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसका यूनिफिकेशन हो रहा है। बहुत ही अच्छी खबर है हिंदुस्तान और नेपाल के बीच रिश्ते को लेकर के। दूसरी बात, कई सारे लोग ये जो लुटियन मीडिया में बैठे हुए चाइनीज़ दलाल हैं वो लिखते रहते हैं, डराते रहते हैं कि भाई रेलवे लाइन बिछ रहा है चीन से नेपाल की तरफ, काठमांडू तक रेलवे लाइन आने वाला है। हालांकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग लिखते हैं, बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार फेल हो गई। अब ज़रा इन लुटियन मीडिया के दलाल पत्रकारों से पूछना जाना चाहिए कि हिंदुस्तान एक नया रेल लाइन भी उसका उद्घाटन कर रहा है, तो उसकी तारीफ में सरकार के पक्ष में कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का ही असर है कि आज भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिसे ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जा रहा है। और आखिरी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में 3 अप्रैल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कल पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे या फिर उससे पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर देंगे।
इस बीच इमरान खान ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की और उनसे राजनीतिक संकट में दखल देने की मांग की है। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान लगातार आखिरी गेंद तक खेलने का दावा कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अब एक और दांव चलते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शाहबाज शरीफ की जमानत रद्द करने की मांग की है। आपको बता दूं कि शाहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर हैं। मनीष जी, अब कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है तो सबकी निगाहें उस पर है, तो क्या इमरान खान वोटिंग के बाद इस्तीफा दे सकते हैं या पहले ही हार जाएंगे? देखिए, जो दिया बुझने वाला होता है ज़्यादा फड़फड़ाता है। इमरान की सरकार बचेगी नहीं। जो लोग कैपिटल टीवी देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से इस बात पे हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। तो कल 12 बजे वहाँ पे वोटिंग होनी है। 10 बजे विपक्षी पार्टी एक अपनी सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। 12 बजे वोटिंग होगी, इमरान खान की सरकार जाएगी। इमरान खान की सरकार कोई अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि जो इमरान खान के आसपास के लोग थे वो भी इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं। वो पहले ही इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार बदलने के बाद इनके चपेट में ना आए, क्योंकि वहाँ पे इमरान खान के ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने का भी आरोप लग रहा है, साथ ही साथ विदेशी फंड से चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने का भी आरोप लग रहा है। मतलब जिस तरीके से इमरान खान ने नवाज शरीफ को उनके ऊपर आरोप लगा लगा करके उनको देश निकाला किया था, इमरान खान वैसी ही परिस्थिति में बहुत जल्द फंसने वाले हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कल वोटिंग होनी है, लेकिन इमरान चाहे कितने भी दावे कर लें, अब उनकी सरकार का बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।